बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, मैं ज़फ़र रिशा आपका केमिस्ट्री टीचर। स्टूडेंट्स, आज की लेक्चर में हम केमिकल इक्विलिब्रियम चैप्टर की एक्सरसाइज को डिस्कस करेंगे। एक्सरसाइज के तकरीबन 4 पोर्शंस हैं, जिसमें से फर्स्ट पोर्शन मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हैं, सेकंड पोर्शन शॉर्ट क्वेश्चंस हैं, थर्ड पोर्शन जो है दैट इज़ न्यूमेरिकल पोर्शन और फोर्थ पोर्शन इज़ लॉन्ग क्वेश्चंस। हम आज की लेक्चर में शॉर्ट क्वेश्चंस और मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। आइए स्टार्ट ले लेते हैं स्टूडेंट्स। स्टूडेंट्स, एमसीक्यूज नंबर फर्स्ट में पूछा गया है कि इन विच ऑफ द फॉलोइंग वैल्यूज ऑफ केसी द रिएक्शन गोज टू कंप्लीशन। हमें 4 वैल्यूज दी गई हैं केसी के। आपको पता है कि केसी इज द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। केमिकल इक्विलिब्रियम चैप्टर है जिसमें हम इक्विलिब्रियम डिस्कस करते हैं। किस स्टेट में? केमिकल रिएक्शंस के लिए। जब फॉरवर्ड रिएक्शन रेट बिकम्स इक्वल टू द बैकवर्ड रिएक्शंस रेट, उस वक्त जो सिस्टम होगा हम कहते हैं कि दिस इज इन इक्विलिब्रियम। तो उस इक्विलिब्रियम में जो कांस्टेंट है उसकी वैल्यूज दी गई हैं हमें कि हम कैसे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यूज से अंदाज़ा लगाएंगे कि रिएक्शन कंप्लीशन की तरफ जा रहा है। ठीक है, तो अगर आपको याद हो, हमने केसी की वैल्यूज या केसी के इम्पोर्टेंस में सीखा था कि केसी की वैल्यू अगर लार्ज हो और पॉजिटिव हो तो हम कहते हैं कि द रिएक्शन इज ऑलमोस्ट कंप्लीटेड। अगर आप इन चारों वैल्यूज को कंपेयर कर लें, ऑप्शन ए में है 10 पावर 2 विच इज नॉर्मली इक्वल टू 100, और ऑप्शन बी में है 10 पावर 30, और सेकंड या थर्ड ऑप्शन जो है दैट इज 10 पावर माइनस 30। बी में पॉजिटिव 30 है और सी में नेगेटिव 30 है, और ऑप्शन डी में 1 की वैल्यू दी गई है। अगर 1 की वैल्यू हो तो हम कहते हैं कि रिएक्शन 50% कंप्लीटेड है। 10 पावर 2 जो है पॉजिटिव वैल्यू है लेकिन कम वैल्यू है, रिएक्शन हुआ है फॉरवर्ड डायरेक्शन में लेकिन थोड़ा सा फॉरवर्ड रिएक्शन हो गया है। -30 मतलब ये है कि रिएक्शन बिल्कुल हो ही नहीं रहा, मतलब बैकवर्ड डायरेक्शन में कंप्लीटेड है। तो इस केस में हमारा जो सही ऑप्शन होगा दैट इज 10 पावर पॉजिटिव 30। ठीक है, इस वैल्यू से हम अंदाजा लगा सकते हैं कि रिएक्शन ऑलमोस्ट कंप्लीटेड है फॉरवर्ड डायरेक्शन में। एमसीक्यूज नंबर 2 में पूछा गया है स्टूडेंट्स के एन एप्रिशिएबल अमाउंट ऑफ द प्रोडक्ट एंड रिएक्टेंट्स इज प्रेजेंट इन अ रिएक्शन इफ इट्स इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इज। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के लिए स्टूडेंट्स हम मुख्तलिफ कंडीशंस रख सकते हैं, जिसमें से फर्स्ट कंडीशन है कि उसकी वैल्यू या तो नेगेटिव होगी लेकिन लार्ज होगी। जैसे आप देख सकते हैं ऑप्शन सी में मैंने एमसीक्यूज नंबर फर्स्ट में डिस्कस किया कि 10 पावर माइनस 30 है। 10 पावर माइनस 30 लार्ज वैल्यू है। मैथमेटिकली अगर आप उसको देखें, फिगर्स बड़े फिगर्स हैं, लेकिन नेगेटिव है तो इसका मतलब ये है कि दिस इज 0.00 और उससे आगे हम तकरीबन 29-30 जीरोस लगाएं। तो या तो इसकी वैल्यू नेगेटिव हो और उसके साथ लार्ज हो, विच इज नॉट पॉसिबल मैथमेटिकली। नेगेटिव वैल्यू हो और लार्ज हो, दिस इज नॉट पॉसिबल। ऑप्शन बी में है कि नेगेटिव हो और स्मॉल हो। ठीक है, नेगेटिव और स्मॉल हो। ऑप्शन सी में जैसे -30 जो है दिस इज मैथमेटिकली लेस देन -1। ठीक है स्टूडेंट्स, फिगर वाइज अगर हम देखें 10 पावर 30 एक बहुत बड़ी वैल्यू है लेकिन पावर नेगेटिव में है तो वो इंतहाई कम वैल्यू की तरफ बात जाएगी। या तो अगर हमारे पास इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू क्या हो दैट इज 0, या ना ज्यादा हो और ना कम हो। अगर आपको याद हो एक्सटेंट ऑफ अ रिएक्शन के टॉपिक में हमने डिस्कस किया था केसी की वैल्यू को कि एप्रिशिएबल अमाउंट में प्रोडक्ट प्रेजेंट होगा कब? जब केसी की वैल्यू ना इतनी ज्यादा हो और ना कम हो। तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर इन दिस केस। ठीक है स्टूडेंट्स, चैप्टर जब इंशाल्लाह आप रीड कर लेंगे आपको अंदाजा हो जाएगा कि कौन सा ऑप्शन किस जगह पर फेवरेबल है या सही आंसर है। एमसीक्यूज नंबर 3 में हमें सिस्टम दिया गया है जिसमें नाइट्रोजन और हाइड्रोजन का रिएक्शन है और प्रोडक्ट एमोनिया है। अब हमसे पूछा गया है कि द ऑप्टिमम टेम्परेचर फॉर द प्रोडक्शन ऑफ एमोनिया इज, किसमें से कौन सा ऑप्टिमम टेम्परेचर होगा? स्टूडेंट्स, आप जानते हैं कि देयर आर 3 टाइप्स ऑफ टेम्परेचर जब हम रिएक्शंस की बात करते हैं, मिनिमम, मैक्सिमम एंड ऑप्टिमम। मिनिमम कम से कम टेम्परेचर है, मैक्सिमम ज्यादा से ज्यादा टेम्परेचर है,
और ऑप्टिमम वो टेम्परेचर है जिस पर हमारे पास प्रोडक्ट मैक्सिमम बने। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इस रिएक्शन के लिए, एमोनिया की सिंथेसिस के लिए आपकी किताब में जो ऑप्टिमम टेम्परेचर की वैल्यू दी गई है दैट इज ऑप्शन बी 450 डिग्री सेल्सियस। अब बाकी ऑप्शंस की अगर हम वजाहत करें, ये रिएक्शन 5000 डिग्री सेल्सियस पर मुमकिन है कि बिल्कुल हो ही ना। अगर हम कहते हैं कि बाय द इंट्रोडक्शन ऑफ कैटलिस्ट एंड हाई प्रेशर ये रिएक्शन हो जाएगा, लेकिन ये याद रखें स्टूडेंट्स के फिर प्रोडक्ट कम बनेगा। और इसी तरह 0 डिग्री सेल्सियस पर रिएक्शन हो जाएगा बाय द एडिशन ऑफ अ कैटलिस्ट, लेकिन याद रखें कि प्रोडक्ट हमारे पास कम आएगा। और कांस्टेंट टेम्परेचर, अगर ये टेम्परेचर हम कांस्टेंट रखें 400 से 450 तक, इसकी अगर बात हो सपोज, और अगर नहीं कि जो टेम्परेचर हम यूज कर रहे हैं, सपोज हम रूम टेम्परेचर यूज कर रहे हैं, तो फिर वो कांस्टेंट टेम्परेचर होगा। ऑप्शन डी लॉजिकल नहीं है, इलॉजिकल है। इन तीन ऑप्शंस में हमारे पास ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 4 में पूछा गया है कि इन द प्रोडक्शन ऑफ सल्फर ट्राइऑक्साइड फ्रॉम सल्फर डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन प्रोडक्ट या यील्ड इज इंक्रीज्ड बाय, हमने सल्फर ट्राइऑक्साइड की प्रोडक्शन में इसका प्रोडक्ट बढ़ाना है। इसका केमिकल रिएक्शन है स्टूडेंट्स दैट इज SO2 प्लस O2, रिवर्सिबल रिएक्शन है, 2SO3 आएगा हमारे पास, क्योंकि बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन हमने लिखना है। अब स्टूडेंट्स इस रिएक्शन को ऑब्जर्व करें, इसमें कहा गया है कि हमें प्रोडक्ट का अमाउंट ज्यादा चाहिए। हम कैसे प्रोडक्ट को बढ़ाएंगे? अब 4 ऑप्शंस दिए गए हैं। ऑप्शन फर्स्ट, इंक्रीजिंग द टेम्परेचर। ये रिएक्शन जो है स्टूडेंट्स याद रखें कि दिस इज एक्सोथर्मिक इन फॉरवर्ड डायरेक्शन व्हाइल एंडोथर्मिक इन बैकवर्ड डायरेक्शन। एक्सोथर्मिक का मतलब ये है कि ये रिएक्शन जो है प्रोडक्ट में जब कन्वर्शन होगी एनर्जी रिलीज होगी, जब रिएक्शन बैकवर्ड आएगा एनर्जी एब्जॉर्ब होगी, सिस्टम ठंडा होगा। अब अगर इस सिस्टम को हम टेम्परेचर देंगे, इंक्रीज इन टेम्परेचर लेकर आएंगे, तो ये याद रखें स्टूडेंट्स के ले शैटलियर्स प्रिंसिपल के मुताबिक जब हम किसी सिस्टम को जो कि डायनामिक इक्विलिब्रियम में है उस वक्त हम इंक्रीज इन टेम्परेचर लेकर आएंगे तो रिएक्शन या सिस्टम उस तरफ जाएगा जिस तरफ वो टेम्परेचर इंक्रीज को डिक्रीज करे। तो इस केस में अगर हम एनर्जी देंगे तो फॉरवर्ड डायरेक्शन में तो एनर्जी अपनी ये रिलीज कर रहा है सिस्टम, तो उस इंक्रीज इन एनर्जी को एब्जॉर्ब करने के लिए रिएक्शन बैकवर्ड जाएगा, तो सल्फर ट्राइऑक्साइड का प्रोडक्शन जो है वो कम हो जाएगा। ऑप्शन ए गलत है। ऑप्शन बी कैटलिस्ट है। हमने ये सीखा था चैप्टर में कि कैटलिस्ट का डायनामिक इक्विलिब्रियम पर कोई इफेक्ट नहीं है, ये सिर्फ फॉरवर्ड और बैकवर्ड रिएक्शन रेट को इंक्रीज करेगा, तो यहां पर कैटलिस्ट का कोई इफेक्ट नहीं है। ऑप्शन सी और ऑप्शन डी देख लें। ऑप्शन सी हमारा सही आंसर है स्टूडेंट्स। अगर हम सल्फर डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन बढ़ा दें, हमने एक टॉपिक डिस्कस किया था ले शैटलियर्स प्रिंसिपल से रिलेटेड, चेंज इन कंसंट्रेशन। अगर हम यहां पर इसकी कंसंट्रेशन को इंक्रीज करें तो सल्फर डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन में जो इंक्रीज आया है उसको ये सिस्टम कैसे मिनिमाइज करेगा, उस इंक्रीज को कैसे डिक्रीज करेगा? बाय मूविंग द रिएक्शन फॉरवर्ड। तो जब रिएक्शन फॉरवर्ड जाएगा सल्फर ट्राइऑक्साइड की प्रोडक्शन ज्यादा होगी। तो जो सही आंसर है दैट इज ऑप्शन सी। जरा ऑप्शन डी भी आप देख लें कि वहां पर क्या कहा गया है, रिमूविंग ऑक्सीजन। जब हम ऑक्सीजन की क्वांटिटी को कम करेंगे तो डायनामिक इक्विलिब्रियम पर जो ऑक्सीजन की क्वांटिटी हमने कम की है उसको रिगेन करने के लिए रिएक्शन सिस्टम जो होगा ये बैकवर्ड आएगा। ठीक है, तो हमें तो फॉरवर्ड रिएक्शन चाहिए, तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 5 में या मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन नंबर 5 में पूछा गया है कि ले शैटलियर्स प्रिंसिपल अप्लाइज टू मैकेनिकल सिस्टम, दिस इज इलॉजिकल। ठीक है स्टूडेंट्स। ऑप्शन बी फिजिकल सिस्टम को, केमिकल सिस्टम को, या बोथ बी एंड सी। फिजिकल सिस्टम वो है जिसमें फिजिकल चेंज आ रहा हो, जैसे वाटर लिक्विड से वाटर वेपर्स में कन्वर्ट हो रहा हो। ठीक है स्टूडेंट्स। और इसी तरह केमिकल सिस्टम, ये केमिकल सिस्टम है हमारे पास और ये केमिकल सिस्टम है। लेकिन अगर हम देखें स्टूडेंट्स अकॉर्डिंग टू द टेक्स्ट अगर हम जाएं तो ले शैटलियर्स प्रिंसिपल केमिकल सिस्टम के लिए तो है ही, केमिकल सिस्टम पर अप्लाई होगा ही, लेकिन अगर हम फिजिकल सिस्टम पर इसको अप्लाई करें तो अप्लाई हो सकता है ये। ठीक है, तो जो करेक्ट आंसर है
हम कह सकते हैं यहां पर कि ये दोनों सिस्टम्स पर अप्लाई होगा, बोथ बी एंड सी पर, लेकिन एग्जैक्टली 100% श्योरिटी के साथ केमिकल सिस्टम पर अप्लाई होगा ले चैटलियर्स प्रिंसिपल। एमसीक्यूज नंबर 6 में पूछा गया है कि द यूनिट ऑफ केसी फॉर द सिस्टम, जिसमें से फास्फोरस पेंटाक्लोराइड की डिकम्पोजिशन हो रही है फास्फोरस ट्राइक्लोराइड में और क्लोरीन में। पेंटा इज यूज्ड फॉर द 5 स्टूडेंट्स, ठीक है, और ट्राई इज यूज्ड फॉर द 3। तो इस सिस्टम में हमसे पूछा गया है कि केसी का यूनिट क्या होगा। केसी आप जानते हैं कि केसी विच इज इन इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इज द रेशियो ऑफ मोलर कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट्स डिवाइडेड बाय रिएक्टेंट्स। प्रोडक्ट्स और रिएक्टेंट्स की मोलर रेशियो के बराबर है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। अब प्रोडक्ट में हमारे पास PCl3 मोल पर डीएम क्यूब मल्टीप्लाइड बाय क्लोरीन मोल पर डीएम क्यूब, ठीक है स्टूडेंट्स, डिवाइडेड बाय रिएक्टेंट्स देख लें PCl5 के केस में मोल पर डीएम क्यूब, तो एक मोल पर डीएम क्यूब दूसरे मोल पर डीएम क्यूब के साथ कैंसिल हो जाएगा, ठीक है स्टूडेंट्स। मतलब इसके मोल पर डीएम क्यूब PCl5 के मोल पर डीएम क्यूब के साथ कैंसिल हो जाएंगे और सिर्फ हमारे पास मोल पर डीएम क्यूब ऑफ क्लोरीन रह जाएगा, ठीक है स्टूडेंट्स। अब बाकी आप खुद इससे अंदाजा लगाएं कि हमारा सही ऑप्शन क्या होगा, ठीक है स्टूडेंट्स। एमसीक्यूज नंबर 7 में क्या पूछा गया है, आइए बोर्ड नंबर 2 पे देखते हैं स्टूडेंट्स। एमसीक्यूज नंबर 7 में पूछा गया है कि फॉरवर्ड रिएक्शन गोज वर्चुअली टू कंप्लीशन व्हेन केसी इज, यही क्वेश्चन कुछ देर पहले हमने केसी के बारे में डिस्कस किया स्टूडेंट्स। वहां पर आपको ये इंफॉर्मेशन दी गई कि केसी की मुख्तलिफ वैल्यूज पॉसिबल है। 3 कंडीशंस में आपको बता सकता हूं, एक्सट्रीमली स्मॉल, एक्सट्रीमली लार्ज और उनके दरमियानी वैल्यू, ठीक है, ना इतनी ज्यादा और ना कम। अब इस क्वेश्चन में पूछा गया है हमसे कि रिएक्शन हमें महसूस होता है या हम देखते हैं कि रिएक्शन कंप्लीट हो गया है ऑलमोस्ट इन फॉरवर्ड डायरेक्शन, कब, जब केसी की वैल्यू क्या हो। अगर केसी की वैल्यू इंतहाई ज्यादा हो तो हम कहते हैं जैसे 10 पावर 30 है, रिएक्शन इज ऑलमोस्ट कंप्लीटेड। अब आप देख लें कि केसी की वैल्यू स्मॉल हो, पॉजिटिव हो, स्मॉल हो, ऑप्शन बी पॉजिटिव हो और लार्ज हो, ऑप्शन सी नेगेटिव और लार्ज हो, और ऑप्शन डी जो है यूनिटी या 1 की केस में याद रखें रिएक्शन 50% हुआ होगा, ऑप्शन डी को एक्सक्लूड कर दें। ऑप्शन सी देख लें नेगेटिव और लार्ज, नेगेटिव और लार्ज, ये लॉजिकल है, गलत है ये वैल्यू। तो सिर्फ हमारे पास स्मॉल, पॉजिटिव और स्मॉल, जैसे 10 पावर 2 और 10 पावर 30, तो 10 पावर 30 इज द करेक्ट आंसर। इसी तरह यहां पर जो हमारा सही ऑप्शन होगा दैट इज पॉजिटिव एंड लार्ज। क्वेश्चन नंबर 8 में है कि एंडोथर्मिक रिएक्शंस आर फेवर्ड इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन। हमारे पास कोई रिएक्शन है एंडोथर्मिक है, जैसे सल्फर ट्राइऑक्साइड और का फॉर्मेशन था सल्फर डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन से, वो रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में एक्सोथर्मिक था। एंडोथर्मिक के रिएक्शन तो फॉरवर्ड होगा लेकिन एनर्जी एब्जॉर्ब होगी, सिस्टम ठंडा होगा। अब हमने क्या करना है, कूलिंग एंड फ्रीजिंग। अगर किसी सिस्टम से जो कि एंडोथर्मिक है, ठीक है स्टूडेंट्स, अगर किसी सिस्टम से जो कि एंडोथर्मिक है, अगर हम हीट रिमूव करेंगे, अगर हीट हम रिमूव करें, वो उस रिमूव्ड हीट को रिगेन करने के लिए रिएक्शन को बैकवर्ड प्रोमोट करेगा। क्यों? क्योंकि फर्ज कर ले 0 डिग्री सेल्सियस पर कोई रिएक्शन हो रहा है और हमने टेम्परेचर को 0 से -5 पर लेकर गए, वहां पर हमने थर्मल एनर्जी रिमूव की। अब वो सिस्टम उस थर्मल एनर्जी को रिगेन करने के लिए क्या करेगा, रिएक्शन को बैकवर्ड लेकर जाएगा ताकि वो एनर्जी को क्या करे, प्रोड्यूस कर सके और -5 से 0 पर आ जाए। यहां पर फ्रीजिंग एंड कूलिंग जो है सेम ऑप्शंस हैं, ये गलत हैं। ऑप्शन डी जो है कैटलिस्ट है, कैटलिस्ट का कोई इफेक्ट नहीं है। आपको बताया गया कि कैटलिस्ट जस्ट फॉरवर्ड और बैकवर्ड रिएक्शन का रेट बढ़ा देता है, ठीक है। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर कि अगर हम उस सिस्टम को हीट देंगे, उस इंक्रीज्ड हीट को
मिनिमाइज कैसे करेगा? बाय प्रोमोटिंग द रिएक्शन फॉरवर्ड, जिसमें एंडोथर्मिक प्रोसेस है, एनर्जी एब्जॉर्ब होगी। क्वेश्चन नंबर 9 में है कि मॉलिक्यूल्स ऑफ Cl2 डिकम्पोज टू वेरी स्मॉल एक्सटेंट। रिएक्शन आप देख सकते हैं स्टूडेंट्स, जिसमें क्लोरीन मॉलिक्यूल डिकम्पोज हो जाता है क्लोरीन एटम्स में, और कहा गया है कि ये रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में नहीं गया, मतलब हो गया है, लेकिन अगर हम प्रोपोज्ड वैल्यू में बता रहा हूं आपको, 10,000 मॉलिक्यूल्स में से 50-60 मॉलिक्यूल्स कन्वर्ट हो गए 50 to 60 क्लोरीन एटम्स में से। क्यों? इस रिएक्शन के लिए केसी की वैल्यू क्या होगी? ऑप्शन ए वेरी लार्ज। अगर वेरी लार्ज हो तो फिर सारे क्लोरीन मॉलिक्यूल्स को क्लोरीन एटमों में कन्वर्ट हो जाना चाहिए। 0, अगर 0 है तो रिएक्शन बिल्कुल हुआ ही नहीं है। अगर 1 है ऑप्शन डी में तो रिएक्शन 50% हुआ होगा, 50% क्लोरीन कन्वर्ट हुआ होगा। लेकिन वेरी स्मॉल, तो वेरी स्मॉल से हम अंदाजा लगा सकते हैं कि जो रिएक्शन है वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में थोड़ा सा गया है, बाकी जो है रिएक्टेंट्स अपनी पोजीशन पर मौजूद हैं और प्रोडक्ट कम अमाउंट में मौजूद है। एमसीक्यूज नंबर 10 में पूछा गया है स्टूडेंट्स के हाउ मच रिएक्शन इज कंप्लीटेड व्हेन Kc इज इक्वल टू 1। ये तो 2-3 दफा रिपीट हो गया इस डिस्कशन में कि Kc की वैल्यू उस वक्त 1 होगी जब प्रोडक्ट्स और रिएक्टेंट्स के अमाउंट्स जरूरी नहीं है कि सेम हो, लेकिन आपकी समझ के लिए मैं यहां पर कहूंगा कि फिर कैसे उससे Kc की वैल्यू 1 आएगी। तो सिंपली ये है कि रिएक्शन जब 50% कंप्लीट हुआ होगा, द वैल्यू ऑफ Kc इज इक्वल टू 1। एमसीक्यूज नंबर 11 में पूछा गया है स्टूडेंट्स के HCl व्हेन एडेड टू हाइड्रोजन सल्फाइड सॉल्यूशन, H2S सॉल्यूशन में जब HCl ऐड होता है तो होता क्या है? ऑप्शन ए सप्रेसेस आयोनाइजेशन ऑफ H2S, H2S की आयोनाइजेशन खत्म हो जाती है या कम हो जाती है। बी एनहेंसेस आयोनाइजेशन, या हाइड्रोजन सल्फाइड की आयोनाइजेशन बढ़ जाती है, वो और भी डिसॉल्व हो जाता है। ऑप्शन सी सॉल्यूशन बिकम्स कलर्ड, ऑप्शन डी डज नॉट अफेक्ट। स्टूडेंट्स ऑप्शंस को मिनिमाइज कर ले, सी और डी को कंप्लीटली नेग्लेक्ट कर दे इस केस में, क्योंकि दिस इक्वेशन इज रिलेटेड टू द कॉमन आयन इफेक्ट। कॉमन आयन इफेक्ट वो है कि जब हमारे पास कोई इलेक्ट्रोलाइट पहले से डिसॉल्व हुआ है, ठीक है, और उसकी सॉल्युबिलिटी को हम डिक्रीज कर दें बाय द सॉल्युबिलिटी ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट विच इज स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। सिंपल ये है कि H2S वीक इलेक्ट्रोलाइट है, इसकी सॉल्युबिलिटी कम है, HCl स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, उसकी सॉल्युबिलिटी ज्यादा है। जब हम उसमें से H2S की सॉल्यूशन में HCl ऐड करेंगे, H2S डिसॉल्व से अनडिसॉल्व स्टेट में आ जाएगा और HCl डिसॉल्व हो जाएगा उसमें। तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, इट सप्रेसेस द आयोनाइजेशन ऑफ हाइड्रोजन सल्फाइड। एमसीक्यूज नंबर 12 में पूछा गया है कि वैल्यू ऑफ Kp इज ग्रेटर देन Kc व्हेन द डिफरेंस ऑफ द मोल्स ऑफ प्रोडक्ट्स एंड रिएक्टेंट्स इज। स्टूडेंट्स Kp और Kc के लिए जो इक्वेशन हमने कैलकुलेट किया था, दैट इज Kp इज इक्वल टू Kc इनटू RT पावर डेल्टा n। ये इक्वेशन हमने कैलकुलेट किया था रिलेशन बिटवीन Kp एंड Kc में। Equilibrium constant in terms of partial pressure, Kc is the equilibrium constant in terms of concentration mole per dm cube, capital R is the ideal gas constant and T is the temperature. Del is the change and N is the change in number of moles. Delta N is the change in number of moles, या the difference in the number of moles of products minus reactants. तो हमसे पूछा गया है कि Kp की वैल्यू किस वक्त Kc से ज्यादा होगी? उस वक्त जब हमारे पास ये वैल्यू डेल्टा एन की वैल्यू पॉजिटिव हो। और डेल्टा एन की वैल्यू कब पॉजिटिव होगी? जब नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट्स आर ग्रेटर देन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट्स। तो स्टूडेंट्स यहां तक हमने 12 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस डिस्कस किए और तकरीबन अगर आपको चैप्टर समझ में आ गया है तो ये एमसीक्यूज आप कर सकते हैं, आसान है, मैथमेटिकल हैं इसमें, लेकिन यहाँ पर जस्ट आपके साथ थ्योरेटिकली या ओरली डिस्कस किए गए। आइए स्टूडेंट्स शॉर्ट क्वेश्चंस पोर्शन की तरफ चलते हैं जो कि बोर्ड नंबर 3 पे मौजूद है। स्टूडेंट्स शॉर्ट क्वेश्चंस पेपर का वो पोर्शन है, सेक्शन बी से बिलोंग करता है, जिसके मैक्सिमम मार्क्स जो होते हैं 4 मार्क्स होते हैं। अक्सर इसमें से कंसेप्चुअल क्वेश्चंस आ जाते हैं,
तो कोशिश करें कि आपका कंसेप्ट शॉर्ट क्वेश्चंस के लिहाज से क्लियर हो। सीखने की कोशिश करें, याद ना करें बल्कि सीख लें तो याद रह जाएगा आपको। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में पूछा गया है स्टूडेंट्स के सिस्टम दिया गया है हमें जिसमें नाइट्रोजन और ऑक्सीजन का रिएक्शन है जिससे नाइट्रिक ऑक्साइड की फॉर्मेशन है। अब हमसे पूछा गया है कि इस रिएक्शन को टेम्परेचर इफेक्ट कर सकता है लेकिन प्रेशर नहीं कर सकता। मैं रिपीट करूं, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन का रिएक्शन है स्टूडेंट्स और उसमें कहा गया है हमें कि इस सिस्टम को टेम्परेचर इफेक्ट कर सकता है। टेम्परेचर कम या ज्यादा करने से रिएक्शन फॉरवर्ड बैकवर्ड जा सकता है लेकिन प्रेशर की केस में कोई इफेक्ट नहीं होगा। ये एक्सप्लेनेशन हमने देनी है अकॉर्डिंग टू ले चैटलियर्स प्रिंसिपल। अगर इसका आंसर आप लोग लिखें तो पहले लिखें कि अकॉर्डिंग टू द ले चैटलियर्स प्रिंसिपल और उसका स्टेटमेंट लिखें कि जब कोई सिस्टम डायनामिक इक्विलिब्रियम में हो और उस सिस्टम को हम डिस्टर्ब करें तो वो उस डायरेक्शन में रिएक्शन को प्रोसीड करेगा जिसमें वो डिस्टर्बेंस मिनिमाइज हो। अब अगर आप इस सिस्टम को देखें जिसमें से अगर सपोज हम कहते हैं ये सिस्टम एक्सोथर्मिक है फॉरवर्ड डायरेक्शन में तो डेफिनेटली बैकवर्ड में एंडोथर्मिक होगा। तो टेम्परेचर बढ़ाने से बैकवर्ड जाएगा, टेम्परेचर कम करने से फॉरवर्ड जाएगा। ये तो टेम्परेचर का इफेक्ट हुआ। प्रेशर का क्या सूरत हाल है? तो प्रेशर अगर आप नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट्स एंड नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट्स चेक करें तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट्स 1 + 1 = 2 एंड नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट्स = 2। तो जब नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट्स एंड रिएक्टेंट्स बराबर हों तो प्रेशर बढ़ाने से वो सिस्टम जो होगा डिस्टर्ब नहीं होगा, ठीक है, फॉरवर्ड या बैकवर्ड नहीं जाएगा। इन केस अगर हम कहते हैं कि अगर नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट्स ज्यादा हो और नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट्स कम हो तो उस सिस्टम पर प्रेशर अप्लाई करने से वो रिएक्शन जो होगा वो फिर बैकवर्ड जाएगा क्योंकि जितने नंबर ऑफ मोल्स ज्यादा होंगे प्रेशर उतना ज्यादा होगा। तो ऑलरेडी फॉरवर्ड रिएक्शन में प्रेशर डेवलप हो रहा है तो वो उस इंक्रीज्ड प्रेशर को मिनिमाइज करने के लिए रिएक्शन को बैकवर्ड प्रोसीड करेगा। ठीक है स्टूडेंट्स, जैसे इस रिएक्शन में आप देख सकते हैं जिसमें सल्फर डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाते हैं, सल्फर ट्राइऑक्साइड की फॉर्मेशन होती है। अब रिएक्टेंट्स की साइड पर हमारे पास 3 मोल्स हैं और प्रोडक्ट्स की साइड पर हमारे पास 2 मोल्स मौजूद हैं। तो प्रेशर अप्लाई करने से रिएक्शन फॉरवर्ड जाएगा, ठीक है। अगर नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट ज्यादा होते तो प्रेशर अप्लाई करने से रिएक्शन बैकवर्ड जाता। स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 2 में पूछा गया है कि आपको 5 टाइप्स दिए गए हैं क्वेश्चंस में। टाइप्स या हम कह सकते हैं कि सेक्शंस दिए गए हैं जिसमें से मुख्तलिफ रिएक्शंस हैं और वहां पर कहा गया है कि इनके लिए केसी का यूनिट लिख लें, केपी का यूनिट लिख लें, कैसी का नहीं। केसी जब मोल्स पर डीएम क्यूब की बात होगी कंसंट्रेशन की, केपी इन टर्म्स ऑफ पार्शियल प्रेशर, ठीक है। तो केपी के लिए हमारे पास जो इक्वेशन लिखते हैं हम अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ मास एक्शन, that is the product of molar concentration divided by the product of molar concentration of reactants, ठीक है स्टूडेंट्स। तो Kp के लिए या मैं इक्वेशन लिख लूं इन टर्म्स ऑफ Kp, हमारे पास हो जाएगा जनरल इक्वेशन C। इसके लिए अगर हम लिखें पार्शियल प्रेशर ऑफ NO, ठीक है स्टूडेंट्स, डिवाइडेड बाय पार्शियल प्रेशर ऑफ N2 मल्टीप्लाइड बाय पार्शियल प्रेशर ऑफ O2। तो आपने Kp की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ पार्शियल प्रेशर लिखना है, ठीक है। इक्वेशन आपको बताया गया है स्टूडेंट्स, प्रैक्टिस कर लो, इंशाल्लाह आप सीख जाओगे। क्वेश्चन नंबर 3 में पूछा गया है कि सल्फर डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन का रिएक्शन है जिससे सल्फर ट्राइऑक्साइड की फॉर्मेशन होगी। रिएक्शन एक्सोथर्मिक है जिसमें एनर्जी रिलीज होगी, थर्मल एनर्जी। अब यहां पर कहा गया है कि Kc की वैल्यू जो है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट Kc, इसकी वैल्यू जो है ये गिर जाती है, कम हो जाती है विद द इंक्रीज इन टेम्परेचर। क्यों? क्वेश्चन है कि अगर हम टेम्परेचर बढ़ाएं तो Kc की वैल्यू कम हो जाती है। Kc की वैल्यू कम होने का मतलब है स्टूडेंट्स के रिएक्शन फॉरवर्ड नहीं बैकवर्ड जाएगा। रीजन पूछा गया है, रीजन आपके साथ डिस्कस किया गया अकॉर्डिंग टू ले चैटलियर्स प्रिंसिपल। जब टेम्परेचर हम बढ़ाएंगे और कोई सिस्टम डायनामिक इक्विलिब्रियम में हो, जैसे ये सिस्टम है, इट इज एक्सोथर्मिक इन फॉरवर्ड डायरेक्शन एंड एंडोथर्मिक इन बैकवर्ड डायरेक्शन। अगर इस सिस्टम को हम हीट देंगे तो जो इंक्रीज इन हीट हम लेकर आ रहे हैं
वो इसको मिनिमाइज करने की कोशिश करेगा, ठीक है। तो रिएक्शन फॉरवर्ड की जगह बैकवर्ड में जाएगा, और जब वो रिएक्शन फॉरवर्ड की जगह बैकवर्ड प्रमोट होगा तो Kc की वैल्यू उसके साथ कम होती जाएगी या गिरती जाएगी स्टूडेंट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है कि हाइड्रोजन वाटर लिक्विड स्टेट में वाटर वेपर स्टेट के साथ डायनेमिक इक्विलिब्रियम में है। अब कहा गया है कि ये जो सिस्टम है ये डायनेमिक इक्विलिब्रियम है रादर देन स्टैटिक इक्विलिब्रियम। अब फिजिक्स में आपने इक्विलिब्रियम सीखा है, अगर दो ऑब्जेक्ट्स या हम कहते हैं कि टेबल पर किताब पड़ी हुई है तो ये किताब अनलिमिटेड टाइम तक पड़ी रहेगी जब तक बाहर से कोई एक्सटर्नल सोर्स इसको डिस्टर्ब ना करे, ठीक है। उसको हम स्टैटिक इक्विलिब्रियम कहते हैं। वो इक्विलिब्रियम जहां पर मोशन ना हो, वो इक्विलिब्रियम जहां पर मोशन ना हो, किसी ऑब्जेक्ट की पोजीशन चेंज ना हो विद रिस्पेक्ट टू द एनवायरनमेंट। लेकिन इस केस में लिक्विड और वेपर का जो इक्विलिब्रियम है दिस इज डायनेमिक इक्विलिब्रियम। स्टार्ट में एवोपोरेशन प्रोसेस जब कोई लिक्विड वेपर्स में कन्वर्ट होगा, स्टूडेंट्स याद रखें कि स्टार्ट में एवोपोरेशन प्रोसेस तेज होगा, उसका रेट पर यूनिट टाइम तेज होगा, कंडेंसेशन का रेट कम होगा, लेकिन एक लिमिट पहुंच जाएगा कि जब एवोपोरेशन की स्पीड आहिस्ता आहिस्ता कम होती जाएगी, कंडेंसेशन की बढ़ती जाएगी, लिमिट आ जाएगा कि दोनों की स्पीड जो है ये बराबर हो जाएगी। उस सिस्टम को हम इक्विलिब्रियम कहते हैं। कौन सा इक्विलिब्रियम? डायनेमिक इक्विलिब्रियम, क्योंकि चेंज तो आ रहा है, हमें फील नहीं होगा, ठीक है। केमिकल रिएक्शंस की केस में डायनेमिक इक्विलिब्रियम हम जब डिस्कस करते हैं तो हम कहते हैं कि द रिएक्शन इज ऑलमोस्ट स्टॉप, रिएक्शन रुका हुआ है, लेकिन रिएक्शन हो जाता है, रिएक्शन जारी रहता है, लेकिन उसमें से जो इंक्रीज है, जिस स्पीड के साथ फॉरवर्ड रिएक्शन होगा उसी स्पीड के साथ बैकवर्ड रिएक्शन हो जाता है, तो हमें ऑलमोस्ट रिएक्शन रुका हुआ महसूस होता है। क्वेश्चन नंबर 5 में है स्टूडेंट्स कि चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स डू नॉट चेंज Kc परमानेंटली। अगर हम इस रिएक्शन पर, ये वाला सल्फर डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन का रिएक्शन है, इसमें से अगर हम इनकी कंसंट्रेशन कम या ज्यादा करें तो ले चैटलियर्स प्रिंसिपल को दोबारा रिवाइज करें स्टूडेंट्स। अगर हम सल्फर ट्राइऑक्साइड की कंसंट्रेशन कम करते हैं तो अकॉर्डिंग टू ले चैटलियर्स प्रिंसिपल जब कोई सिस्टम डायनामिक इक्विलिब्रियम में हो, SO3 जो कि प्रोडक्ट है उसको हमने रिमूव किया, तो ये सिस्टम उस रिमूव्ड प्रोडक्ट को, उस रिमूव्ड अमाउंट को रीगेन करने के लिए क्या करेगा? रिएक्शन को फॉरवर्ड प्रोसीड करेगा, ठीक है। अब जब SO3 को हमने रिमूव किया तो उससे Kc की वैल्यू अफेक्ट हो जाएगी, डिस्टर्ब हो जाएगी, लेकिन जब रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगा, दोबारा SO3 की कंसंट्रेशन को रिगेन करेगा तो Kc दोबारा अपनी पोजीशन पर आ जाएगी उसकी वैल्यू, ठीक है। अगर हम सल्फर ट्राइऑक्साइड ऐड कर लेते हैं, अमाउंट हमने बढ़ा दिया है, तो उस इंक्रीज्ड अमाउंट को डिक्रीज करने के लिए रिएक्शन बैकवर्ड जाएगा। अगर हमने रिएक्टेंट्स में से सल्फर डाइऑक्साइड को रिमूव किया तो उस डिक्रीज्ड अमाउंट को रिगेन करने के लिए रिएक्शन बैकवर्ड आएगा। अगर हमने ऐड किया तो उस इंक्रीज्ड अमाउंट को खत्म करने के लिए रिएक्शन फॉरवर्ड जाएगा, ठीक है। तो यहां पर इसका आंसर यही होगा। डिटेल आप ले चैटलियर्स प्रिंसिपल से लिख सकते हैं। कहा गया है कि क्वेश्चन नंबर 6 में कि डायनामिक इक्विलिब्रियम डिस्कस करें स्पेरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट का। सॉल्ट आप जानते हैं कि इट इज द न्यूट्रलाइजेशन प्रोडक्ट। स्पेरिंगली सॉल्युबल वो है जिसकी सॉल्युबिलिटी इंतहाई कम हो वाटर में, उसकी डायनामिक इक्विलिब्रियम का कहा गया है हमें। स्टूडेंट्स याद रखें कि जब हम AgCl, आपकी किताब के मुताबिक आंसर है, सिल्वर क्लोराइड को पानी के साथ शेक करते हैं तो सिल्वर क्लोराइड का कुछ हिस्सा पानी में डिजॉल्व हो जाएगा और ज्यादातर पोर्शन उसका अनडिजॉल्व रह जाएगा। तो जब पानी में डिजॉल्व हो जाएगा तो सिल्वर पॉजिटिव आयंस और क्लोराइड नेगेटिव आयंस रह जाएंगे। सैचुरेटेड सॉल्यूशन इससे बन जाएगा। तो सैचुरेटेड सॉल्यूशन पर हम कह सकते हैं कि सिल्वर क्लोराइड जो कि सॉलिड स्टेट में मौजूद है, वहां पर ये डायनेमिक इक्विलिब्रियम में आ जाता है अपने रिस्पेक्टिव आयंस के साथ, सिल्वर आयन के साथ और क्लोराइड आयन के साथ, ठीक है स्टूडेंट्स। अब इस रिएक्शन के लिए अगर हम Kc लिखें तो Kc is equal to the molar concentration of positive ion multiplied by the molar concentration of negative ion, in this case this is silver and chloride ions, divided by the molar concentration of AgCl। स्टूडेंट्स क्योंकि हम कहते हैं कि स्पेरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट्स की केस में AgCl का अमाउंट ज्यादा होगा
डायनेमिक इक्विलिब्रियम में है, सॉलिड स्टेट में है, तो इसको कांस्टेंट हम कंसिडर करते हैं, दोनों साइड्स पर AgCl को मल्टीप्लाई करते हैं। तो मल्टीप्लिकेशन पर ये ऐसे हो जाएगा कि Kc इंटू AgCl इज इक्वल टू सिल्वर आयंस मल्टीप्लाइड बाय क्लोराइड आयंस। अब दो कांस्टेंट्स हैं, दो कांस्टेंट्स की मल्टीप्लिकेशन से हमारे पास थर्ड कांस्टेंट आएगा जिसको हम Ksp सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट कहते हैं, विच इज इक्वल टू सिल्वर आयन मल्टीप्लाइड बाय क्लोराइड आयंस। और इसी इक्वेशन से हम या तो सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट फाइंड कर सकते हैं, किससे? द मोलर सॉल्युबिलिटी ऑफ अ सब्सटेंस से, या हम मोलर सॉल्युबिलिटी कैलकुलेट कर सकते हैं फ्रॉम द सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट ऑफ अ सब्सटेंस। इंशाल्लाह न्यूमेरिकल पोर्शन में इससे रिलेटेड क्वेश्चंस हैं, आपको क्लियर हो जाएगा। 7 में पूछा गया है कि कॉमन आयन इफेक्ट ऑपरेट्स बेस्ट इन प्यूरिफिकेशन। सोडियम क्लोराइड की प्यूरिफिकेशन की अगर हम बात करें स्टूडेंट्स, इसको हम कैसे प्यूरिफाई करते हैं, फर्स्ट ईयर में प्रैक्टिकल्स हैं, इंशाल्लाह आप वहां पर सीख जाएंगे। कॉमन आयन इफेक्ट है। अब हमारे पास सोडियम क्लोराइड सॉल्यूशन में मौजूद है इन द फॉर्म ऑफ सोडियम आयंस एंड क्लोराइड आयंस। ये जब HCl ऐड हो जाता है इस सिस्टम में, अब दोनों में कॉमन आयन कौन सा है? क्लोराइड आयन दोनों में कॉमन है स्टूडेंट्स। तो क्लोराइड आयन कॉमन होने की वजह से क्लोराइड आयंस की कंसंट्रेशन बढ़ जाएगी अकॉर्डिंग टू ले चैटलियर्स प्रिंसिपल। ठीक है स्टूडेंट्स, और क्या होगा? सोडियम और क्लोराइड आयंस आपस में रिएक्शन करके डिसॉल्व से अनडिसॉल्व स्टेट में आ जाएंगे। तो जो डिसॉल्व स्टेट में उसके साथ इंप्यूरिटीज थी, वो इंप्यूरिटी सॉल्यूशन में ही रह जाएंगी और सोडियम क्लोराइड जो है ये इम्प्योर फॉर्म से प्योर फॉर्म में आ जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, HCl स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, सोडियम क्लोराइड वीक इलेक्ट्रोलाइट है। तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की सॉल्युबिलिटी से वीक इलेक्ट्रोलाइट्स की सॉल्युबिलिटी डिक्रीज होगी। कॉमन आयन इफेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 8 में पूछा गया है कि कैल्शियम ऑक्सलेट की सॉल्युबिलिटी सप्रेस हो जाती है, कम हो जाती है बाय द एडिशन ऑफ कैल्शियम क्लोराइड। वही एक्सप्लेनेशन है, कैल्शियम क्लोराइड इज स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, कैल्शियम ऑक्सलेट इज वीक इलेक्ट्रोलाइट। सोल्यूशन में कैल्शियम ऑक्सलेट मौजूद है, जब हम कैल्शियम क्लोराइड ऐड कर लेते हैं दोनों में कॉमन आयन कैल्शियम आयन है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो कैल्शियम आयन की एडिशन से ले चैटलियर्स प्रिंसिपल के मुताबिक कैल्शियम आयंस की तादाद बढ़ गई। उन कैल्शियम आयंस की तादाद को कम से कम बनाने के लिए टू रिगेन द इक्विलिब्रियम रिएक्शन जो होगा बैकवर्ड प्रोमोट होगा और कैल्शियम ऑक्सलेट आयोनाइज्ड स्टेट से डी आयोनाइज्ड स्टेट में आ जाएगा। मतलब ये है कि पहले पॉजिटिव नेगेटिव में था, अब दोबारा ये क्रिस्टलाइन फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा और उससे अलग हो जाएगा। और आखिरी क्वेश्चन जो है कि सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट ऑफ स्पेरिंगली सॉल्युबल साल्ट, और उससे हम कैसे कैलकुलेट करते हैं? सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट से हम कैसे किसी सॉल्ट की मोलर सॉल्युबिलिटी कैलकुलेट कर सकते हैं, या हम कैसे मोलर सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉल्ट से कैसे सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट उस सॉल्ट के लिए कैलकुलेट कर सकते हैं? इसका आंसर है स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन इंशाल्लाह जब हम न्यूमेरिकल पोर्शन सॉल्व करेंगे वहां पर इस पर न्यूमेरिकल मौजूद है। और उससे पहले हमने क्वेश्चन नंबर 8 और 7 में भी यही बात की सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट से रिलेटेड। तो जो इन्फॉर्मेशन थी वो आपके साथ डिस्कस की गई है। विद द हेल्प ऑफ न्यूमेरिकल ये क्वेश्चन और भी क्लियर हो जाएगा जो कि न्यूमेरिकल पोर्शन में है। स्टूडेंट्स, अगले लेक्चर में इंशाल्लाह हम न्यूमेरिकल पोर्शन को डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।